वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जलेबी वाली। किशन अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत गरीब था और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजदूरी का काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे थे। किशन सुबह से रात तक मजदूरी का काम करता था। वो भारी भारी सामान उठाता, पसीने से तरबतर होता, उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन वो काम करता ही रहता। मालिक, मैंने अपना आज का काम पूरा कर दिया है। मुझे मेरी आज की मजदूरी के पैसे दे दीजिए। अरे किशन, तूने काम तो ठीक से किया नहीं, ये सामान ठीक से रखा नहीं और वो सामान भी दुर्जन सेठ के वहाँ पहुँचाया नहीं। तुझे इस काम के सिर्फ आधे पैसे मिलेंगे। हाँ? लेकिन मालिक, आपने तो मुझको ऐसे ही सामान रखने के लिए कहा था और दुर्जन सेठ के यहाँ तो मुझे कल जाना है ना सामान लेकर। नहीं, तुझे वहाँ पर आज ही सामान लेकर जाना था। तूने अपना काम पूरा नहीं किया, इसलिए तुझे सिर्फ आधे ही पैसे मिलेंगे। लेकिन मालिक। क्या लेकिन? चुपचाप ये पैसे पकड़ और कल अपना काम ठीक से करना, काम चोर कहीं का। किशन को अपने मालिक से आधे अधूरे पैसे मिलते। वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त पैसे कमा नहीं पा रहा था। किशन मजदूरी के आधे पैसे लेकर घर आया। वो बहुत थका हुआ था। आज तो आप रोज से भी ज्यादा थके हुए लग रहे हैं। लगता है आज आपने रोज से भी ज्यादा काम किया है। काम तो रोज से ज्यादा ही किया, लेकिन उसके अनुसार पैसे नहीं मिले। क्यों? कितने पैसे दिए मालिक ने आपको? आधे पैसे ही मिले राधा। मालिक ने कहा है कि मैंने काम ठीक से नहीं किया है। वो हर रोज इसी तरह मुझे बातें घुमाकर मेरे पैसे हजम कर जाता है। आधे पैसे? इसमें क्या खर्चा चलेगा? बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना खिलाना है, घर का किराया देना है। मैं जानता हूँ राधा, लेकिन मालिक ने ही आधे पैसे दिए हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी मजदूरी के पैसे तो बहुत कम है। इन पैसों में हमारा परिवार कैसे चलेगा? आपको अब अपना खुद का काम शुरू करना चाहिए। राधा, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन नया काम शुरू करने के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे और हमारे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम लोग तो अपने रोज के खाने पीने का खर्चा कर पाए, हमारे लिए वही बड़ी बात है। तो क्या आप हमेशा मजदूरी ही करोगे? ऐसे तो हमारा परिवार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जानता हूँ राधा, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि अगर हम काम शुरू करें तो क्या करें। क्या उस काम से हमें मुनाफा होगा? हमारे निवेश के पैसे कहीं बर्बाद ना हो जाएं। मुझको बस यही चिंता लगी रहती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा ने दरवाजा खोला तो देखा कि उनकी बेटी की सहेली श्रेया खड़ी थी। श्रेया के हाथ में बहुत सारे खिलौने थे जो वो अपने साथ लेकर आई थी। अरे श्रेया, आओ बेटा, कैसी हो? आंटी, मैं ठीक हूँ। श्रेया घर के अंदर आई और रिया से मिली। रिया की आंखें श्रेया के हाथ में पकड़े खिलौनों पर टिक रही थी। वाह श्रेया, ये इतने सारे खिलौने तुम कहाँ से लेकर आई? मैं अपनी मम्मी पापा के साथ मेला घूमने गई थी। मम्मी पापा ने मुझे ये खिलौने दिलाए हैं। मेले में? वाह, मैं भी मेले में जाना चाहती हूँ। वहाँ क्या क्या होता है? वहाँ बहुत सारे खिलौने, मिठाइयाँ और मजेदार खेल होते हैं। मम्मी पापा ने मुझे बहुत सारे खिलौने दिलाए। तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं। मैं भी अपनी मम्मी पापा को बोलूँगी कि हम भी मेले में घूमने चले। रिया और रोहन अपनी मम्मी पापा के पास गए और उन्हें मेले में जाने के लिए कहा। मम्मी पापा, हम मेले में जाना चाहते हैं। हाँ मम्मी पापा, हमें मेले से बहुत सारे खिलौने लेकर आने हैं और बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन भी खाने हैं। बेटा, लेकिन मेले में जाने के लिए तो अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पापा को भी मालिक ने आज पूरे पैसे नहीं दिए हैं। हाँ बेटे, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें मेले लेकर चलूंगा। लेकिन पापा, आज तो मेले का आखिरी दिन है। अगर आज हम मेला देखने नहीं गए तो अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। हम पिछले साल भी मेले में नहीं जा पाए थे। कोई बात नहीं रोहन, अभी पापा के पास पैसे नहीं है। पापा के पास जब पैसे आएंगे तो वो जरूर हमें मेला दिखाने लेकर जाएंगे। रिया और रोहन के चेहरे पर उदासी थी। राधा और किशन ने उनके उदास चेहरे देखे और उनकी खुशी के लिए कुछ करने का फैसला किया। सुनिए जी,
बच्चों का ये उदास चेहरा देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या आप अपने दोस्त श्याम से कुछ पैसे उधार ले सकते हो? हम बच्चों को मेले में घुमाकर लाएंगे और जब आपका मालिक आपको पैसे दे देगा तो आप श्याम भैया को पैसे लौटा देना। ठीक है राधा, मैं एक बार श्याम के पास जाकर उससे बात करता हूँ। किशन अपने दोस्त श्याम के घर गया जो उसके पड़ोस में ही रहता था। उसने श्याम को सारी बातें बताई और श्याम ने उसे कुछ पैसे उधार दे दिए। किशन बहुत खुश हुआ और पैसे लेकर घर आ गया। बच्चों तैयार हो जाओ, हम मेले जा रहे हैं। रिया और रोहन के चेहरे फिर से खिल उठे। वो खुशी से झूमने लगे। धन्यवाद मम्मी पापा। ये हम मेले में जा रहे हैं। ये अब मैं भी मेले से बहुत सारे खिलौने लेकर आऊंगा और मेले में जाकर खूब सारे समोसे और जलेबियाँ खाऊंगा। राधा और किशन ने बच्चों को मेले में घुमाया जहाँ वहाँ रंग बिरंगे झूले, खिलौने और मिठाइयाँ, बहुत तरह के स्टॉल देखकर वो खुश हो गए। वाह मम्मी पापा, ये तो बहुत मजेदार है। मैं आज पहली बार मेले में आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेला इतना अच्छा होता है, लेकिन ये तो बहुत सुंदर है। हाँ मम्मी पापा देखिए ना, यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। मुझे यहाँ कार भी बहुत अच्छी लग रही है। क्या मैं इसे ले लूँ? ठीक है बेटा, ले लो। किशन ने रोहन को कार दिलाई और रिया को एक सुंदर सी गुड़िया। धन्यवाद पापा। धन्यवाद मम्मी पापा। इसके बाद राधा और किशन ने बच्चों को मेले के झूलों पर भी घुमाया। वो सभी हंसते खेलते रहे। तभी मेले में घूमते घूमते सबको भूख लग गई। पापा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है। हाँ पापा, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन समोसे के साथ साथ मेरा तो जलेबी खाने का भी बहुत मन कर रहा है। क्या यहाँ खाने के लिए जलेबी भी है? हाँ बेटा, यहाँ पर खाने के लिए सब कुछ है। तुम बस थोड़ी देर रुको, तुम्हारे पापा अभी तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आ जाएंगे। किशन बच्चों के लिए जलेबी खरीदने के लिए जलेबी की दुकान पर जाता है तो देखता है कि जलेबी की दुकान पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है। अरे बाप रे बाप, इतनी भीड़ तो समोसे की दुकान पर भी नहीं थी जितनी भीड़ इस जलेबी की दुकान पर है। लगता है हमारे गांव के लोगों को जलेबी कुछ ज्यादा ही पसंद है। किशन काफी देर तक लाइन में खड़ा रहता है और अपना नंबर आने पर आधा किलो जलेबी खरीद कर ले आता है। वो सभी वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर समोसे और जलेबी खाने लगते हैं। आप इतनी देर पहले समोसे और जलेबी लेने गए थे, लेकिन आपको आने में बहुत देर हो गई। यहाँ पर आपका कोई दोस्त मिल गया था क्या? अरे नहीं राधा, जलेबी की दुकान पर इतनी भीड़ थी कि मेरा सारा समय तो जलेबी की लाइन में खड़े खड़े ही बीत गया। लेकिन माँ, ये जो जलेबी है, इससे अच्छी जलेबी तो तुम घर पर बनाती हो। मुझे इस जलेबी का स्वाद तुम्हारी जलेबी जैसा नहीं लगा। अगर इस जलेबी को खाने के लिए यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतनी भीड़ लगी है, सोचो अगर यहाँ पर माँ ने जलेबी बनाकर अपनी दुकान लगाई होती तो यहाँ पर कितनी भीड़ उमड़ पड़ती। बातों बातों में तुम दोनों ने एक बहुत अच्छी बात कह दी बेटा। राधा, हम दिन में सोच रहे थे ना कि हम क्या काम शुरू करेंगे अपना, उसका जवाब मुझे मिल गया है। तुम इतनी अच्छी जलेबी बनाती हो और हमारे गांव के लोगों को जलेबी बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्यों ना हम गांव में अपनी एक जलेबी की दुकान खोल लें। अजी आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन नया काम शुरू करने के लिए हमें उसमें निवेश भी तो करना होगा और हम लोगों के पास तो इतने पैसे कहाँ हैं। जलेबी के काम के लिए हमें ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं है। हमारे पास अभी जितना सामान है, हम उतने सामान से ही जलेबियाँ बनाकर अभी गांव में बेचेंगे। उससे हमें जितना मुनाफा होगा उन पैसों से ही हम अपना आगे का काम चलाते रहेंगे। वैसे बात तो आपकी ठीक है, अगर एकदम से बड़ा काम शुरू नहीं कर सकते तो बिल्कुल छोटे से शुरू करते हैं। मैं कल से ही जलेबी बनाने का काम शुरू कर देती हूँ। अरे वाह, इसका मतलब आप भी बाजार में जलेबी बेचेंगी। बाकी लोगों की तरह आपकी भी बाजार में एक दुकान होगी। दोनों बच्चे भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन राधा सुबह जल्दी उठ जाती है और वो जलेबी बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी बच्चे भी उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाते हैं। मम्मी, मैं भी जलेबी बनाने में आपकी मदद करना चाहती हूँ।
बताइए मैं क्या करूं? बेटा तुम मैदे का घोल बनाने में मेरी मदद कर दो, और रोहन तू चीनी और इलायची लेकर आ जा। ठीक है मम्मी। अरे रिया, तुम्हारे चेहरे पर तो आटा लग गया है। पापा मैं तो बस मदद कर रही हूँ। चीनी में इलायची कितनी डालनी है? बेटा इलायची ऐसे नहीं डालनी, पहले इलायची को खलबट्टे पर रखकर पीसना होगा। जब इलायची का पाउडर बन जाएगा तो मैं उसे चाशनी में मिला दूंगी। अच्छा मुझे अब जलेबी तलनी शुरू करनी है, तुम लोग पीछे जरा हट जाओ। राधा चूल्हे पर तेल चढ़ाती है और जलेबियाँ तलना शुरू कर देती है। गोल गोल जलेबियों को बनते देखकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वाह मम्मी, ये गोल गोल जलेबियाँ बनती हुई कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ हाँ मम्मी, लेकिन कल हमने जलेबी वाले की दुकान पर जलेबी खाए तो उसकी जलेबी का रंग पीला था, लेकिन हमारी जलेबी का रंग वैसा क्यों नहीं है? मुझे भी जलेबी का रंग वैसा ही चाहिए। बेटा जलेबी वाले ने तो जलेबी की चाशनी में शायद खाने वाला रंग मिलाया था, मेरे पास तो खाने वाला रंग है ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, आप चाशनी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दो, जलेबी पीली हो जाएगी। अरे हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। थोड़ी देर बाद सारी जलेबी बनकर तैयार हो जाती है। राधा गरम गरम जलेबियाँ एक बड़े से पतीले में भरकर उसे बाजार में बेचने के लिए जाने लगती है। बच्चों जलेबी बन गई है तो अब मैं बाजार में जा रही हूँ। मैंने तुम दोनों के लिए भी अलग से जलेबी निकाल कर रख दी है, जब तुम दोनों का मन करे तो खा लेना। माँ मैं भी बाजार में जलेबी बेचने के लिए आपके साथ चलूंगी। हाँ माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। राधा पतीले को लेकर अपने दोनों बच्चों के साथ बाजार में चली गई। वो जलेबी बेचने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने लगी। उम्मीद है जलेबी अच्छी बिकेगी। मम्मी मैं जलेबी बेचने में आपकी मदद करूं? हाँ मम्मी, मैं भी आपकी मदद करूंगा। ठीक है बच्चों, तुम लोग जलेबी बेचने में मेरी मदद करो। आवाज लगाओ, जलेबी ले लो जलेबी। रिया और रोहन ने लोगों को जलेबी खरीदने के लिए आवाज लगाई। जलेबी ले लो, ताजी ताजी जलेबी 50 रुपए किलो। जलेबी ले लो, जलेबी जलेबी ले ला, स्वादिष्ट जलेबी। आओ आओ और मेरी मम्मी के हाथ की टेस्टी टेस्टी जलेबी खाओ। उनकी आवाज सुनकर लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे। इस जलेबी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। कितने की है ये जलेबी? बस 50 रुपए किलो है भैया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ती है। ठीक है फिर मुझे 1 किलो दे दो, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे जलेबी का कोई ठेला नहीं दिख रहा। ये जलेबी ताजा तो है ना? हाँ भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये जलेबी बिल्कुल ताजा है। मेरे पास अभी ठेला लगाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं घर से ही जलेबी बना कर लाई हूँ। अभी एकदम गर्मा गर्म है। अच्छा तो ठीक है फिर, लाओ दे दो। मुझे भी 1 किलो दे दो। बहुत दिनों से मेरे बच्चों का भी जलेबी खाने का मन कर रहा था। आज उसके लिए जलेबी लेकर जाऊंगा, वो भी बहुत खुश हो जाएगा। जलेबी बेचने का काम अच्छी तरह से चलने लगा। रिया और रोहन ने अपनी मम्मी की बहुत मदद की। कुछ देर बाद उनकी सारी जलेबी बिक गई, तो वो अपने घर में आ गई। चलो बच्चों देखते हैं आज हमने जलेबी बेचकर कितना मुनाफा कमाया है। राधा पैसे गिनती है। आज हमने पूरे 10 किलो जलेबी बेची, जिसमें हमें पूरे 350 रुपए का फायदा हुआ है। हम कल फिर से बाजार में ज्यादा जलेबियाँ बना कर ले जाएंगे, तो कल हमारा मुनाफा और बढ़ जाएगा। अरे वाह मम्मा, इस तरह तो अब हम रोज हमारा मुनाफा बढ़ता जाएगा। मुझे जलेबी का काम बहुत अच्छा लगा। जलेबी बनाओ और उसे बाजार में बेचने जाओ। इसमें तो ये परेशानी भी नहीं है कि अगर हम आज जलेबी बेचेंगे तो हमें अगले महीने तक पैसों का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब अगले दिन राधा फिर से जलेबी बेचने के लिए जाती है। उसकी सारी जलेबियाँ खत्म होने ही वाली थी कि तभी एक अमीर औरत उसकी ठेले पर आती है। जी बहन जी, कहिए आपको कितनी जलेबी चाहिए? जी आप मुझे 250 ग्राम जलेबी दे दीजिए।
मुझे मीठा ज्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा मीठा खाने को बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है बहन जी, मैं अभी आपको 250 ग्राम जलेबी दे देती हूँ। राधा उस औरत को 250 ग्राम जलेबी तोल कर दे देती है। वो औरत जलेबी लेकर राधा को उसके पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पास में ही उसकी गाड़ी खड़ी थी, जिसके अंदर उसके हस्बैंड मिस्टर अनमोल बैठे थे। वो उनके साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। वाह यार, कितनी टेस्टी जलेबी है, खाकर मजा आ गया। तुम भी एक बार ये जलेबी खाकर देखो, बहुत अच्छी है। तुम जानती हो ना मधु, मुझे छोटे मोटे ठेले का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं तुम्हें इस जलेबी में ऐसा क्या अच्छा लग रहा है। वो तो तुम्हें तभी समझ आएगा जब तुम इस जलेबी को खा कर देखोगे। अरे कम से कम एक बार खा कर तो देखो, मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छी है। मुझे तो रेस्टोरेंट से ज्यादा ठेलों की जलेबी खाना ज्यादा पसंद है। अगर तुमने ये जलेबी नहीं खाई तो तुमने दुनिया की सबसे टेस्टी जलेबी मिस कर दी। अच्छा, देखो तो सही, ऐसा क्या है इस जलेबी में जो तुम इसकी इतनी तारीफ कर रही हो? अनमोल भी वो जलेबी खाकर देखता है तो जलेबी तो बहुत ही टेस्टी होती है। वो जलेबी को खाकर अपनी उंगलियों को चाटते रह जाता है। वाह, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही थी मधु, ये जलेबी तो सच में बहुत ही टेस्टी है। इस बार जब हम अपनी एनिवर्सरी की पार्टी रखेंगे तो मिठाई में जलेबी जरूर रखेंगे और जलेबी बनाने के लिए इन दीदी को ही बुलाएंगे। हाँ, इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी कुछ दिन बाद अनमोल मधु को ढूंढते हुए बाजार में आता है, लेकिन उसे वहाँ पर वो नहीं मिलती और आसपास वही दुकानदारों से राधा के बारे में पूछता है। बहन जी, यहाँ पर एक जलेबी वाली अपनी छोटी सी दुकान लगाती थी, क्या उसने यहाँ पर अपनी दुकान लगाना बंद कर दिया है क्या? अरे नहीं भैया, वह बाजार की दूसरी गली में अपनी जलेबी की दुकान लगाने लगी है, तो आप वहीं पर चले जाइए। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनमोल राधा को ढूंढता हुआ बाजार की दूसरी गली में चला जाता है, तो थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे राधा की जलेबी की दुकान दिखाई देती है। अरे बहन जी, मैं कितनी देर से आपकी जलेबी की दुकान ढूंढ रहा था, अब जाकर मिली है। हाँ भैया, वो दूसरी गली में अब हम दुकान लगाने की जगह ना थोड़ी कम पड़ गई थी, तो मैंने यहाँ दुकान लगा ली। बताइए आपको कितने किलो जलेबी चाहिए? नहीं नहीं, मुझे अभी जलेबी नहीं चाहिए, मैं तो आपको एक ऑर्डर देने के लिए आया हूँ। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी की सालगिरह है और मैं अपनी शादी की सालगिरह पर बहुत बड़ी पार्टी रखने वाला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपकी दुकान की जलेबी खाई थी, मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सालगिरह की पार्टी के लिए आप ही जलेबी बनाओ। मुझे पूरे 200 लोगों के लिए जलेबी चाहिए। क्या 200 लोगों के लिए जलेबी? जी बहन जी, प्लीज मना मत कीजिएगा, मैं आपके लिए एडवांस पैसे भी लेकर आया हूँ। अनमोल राधा को एडवांस पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। राधा पैसे लेकर घर आती है और सारी बात किशन को बताती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा जलेबी का काम इतना अच्छा चल रहा है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने पैसे तो मैं पूरे महीने में भी कमा नहीं पाता था, जितने तुम जलेबी बेचकर 2 दिन में कमा लेती हो। ये देखकर मुझे सचमुच बहुत खुशी हो रही है। और अब तो तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया है, अब तो और खुशी की बात है। बात खुशी की तो है, लेकिन मैंने तो आज से पहले कभी इतने सारे लोगों के लिए जलेबी नहीं बनाई। मुझे डर है अगर मैं इतने सारे लोगों के लिए जलेबी नहीं बना पाई तो क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अकेली इतनी सारी जलेबी बना पाऊंगी। अरे तो इसमें चिंता करने वाली बात क्या है, मैं हूँ ना, मैं जलेबी बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ चलूंगा, तब तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर किशन भी उसके साथ चलेगा। राधा बहुत खुश होती है। अगले हफ्ते वो किशन के साथ अनमोल के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। वो दोनों मिलकर सभी मेहमानों के लिए खूब सारी स्वादिष्ट जलेबी बनाकर तैयार कर देते हैं। सभी मेहमान राधा के हाथ की बनी जलेबी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, क्या जलेबी है यार, मैंने आज से पहले इतनी स्वादिष्ट जलेबी नहीं खाई थी। कहाँ से लेकर आए हो तुम ये, कितनी स्वादिष्ट जलेबी है। अरे नहीं नहीं, मैंने कहीं से लेकर नहीं आया, बल्कि इसे तो राधा दीदी ने बनाया है। उनके गांव में जलेबी की एक छोटी सी दुकान है, लेकिन जो स्वाद उनके हाथ की बनी जलेबी में है ना,
उसके सामने तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट की जलेबी फेल है। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम अनमोल। मेरी भी अपनी स्वीट डिश की शॉप है, लेकिन इतनी टेस्टी मिठाई तो मेरे यहाँ पर भी नहीं मिलती। जबकि मेरे यहाँ पर मिठाई बनाने वाले शेफ मुझसे बहुत महंगी तनख्वाह लेते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं राधा दीदी से बात कर लूँ और उन्हें अपनी दुकान पर काम के लिए रख लूँ। क्या तुम उनसे मेरे लिए बात कर सकते हो, या मेरी उनसे बात करवा दो? हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे साथ चलिए। अनमोल अमित को राधा के पास लेकर आता है, जहाँ राधा और किशन मिलकर मेहमानों के लिए जलेबियाँ बना रहे थे। राधा दीदी, ये मेरे दोस्त हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी स्वीट शॉप पर जलेबी बनाने का काम करो। ये आपको अपनी स्वीट शॉप पर नौकरी देना चाहते हैं। हाँ बहन जी, मैंने आपके हाथ की जलेबी खाई और मुझे बेहद पसंद आई। अगर आप मेरी स्वीट शॉप पर काम करोगी तो मैं आपको महीने के 50,000 तनख्वाह दूंगा। क्या 50,000 रुपए? देखिए, अगर आपको ये पैसे कम लग रहे हैं तो मैं आपके पैसे बढ़ा भी दूंगा, लेकिन आप प्लीज नौकरी के लिए मान जाइए ना। राधा को जब इतना अच्छा ऑफर मिलता है तो वो काम के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन से ही वो अमित की स्वीट शॉप पे जलेबी बनाने का काम शुरू कर देती है। राधा के हाथ की जलेबी का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आता है और अमित की स्वीट शॉप की सेल्स 10 गुना बढ़ जाती है। ये देखकर उसके आसपास के लोगों को उससे जलन होने लगती है। वो अमित की मैनेजर प्रिया को कुछ पैसे देकर उसे राधा के खिलाफ भड़काने के लिए कहता है। सर, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो प्रिया, क्या बात है? सर, मुझे लगता है कि ये राधा आपके साथ ना बेईमानी कर रही है। मैंने इसे कई बार हमारी स्वीट शॉप से पैसे चुराते हुए देखा है। ये हमारी स्वीट शॉप के लिए ठीक नहीं है। अच्छा होगा कि आप इसे काम से निकाल दे। वैसे भी हमने किचन में कैमरा लगाया है, तो ये किस तरह से जलेबी बनाती है वो तो हम सीसीटीवी कैमरे में ही देख सकते हैं। हमें इसकी क्या ही जरूरत है। अमित प्रिया की बातों में आकर राधा को बेइज्जत करके काम से निकाल देता है। वो सीसीटीवी कैमरे में देखकर दूसरे शेफ को उसी तरह जलेबी बनाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी शेफ ये देखकर राधा जैसी स्वादिष्ट जलेबी नहीं बना पाता। वहाँ से काम से निकल जाने के बाद राधा फिर से गांव में अपना जलेबी का काम शुरू करती है और कुछ ही समय में उसका काम इतना अच्छा चल पड़ता है कि वो अमित की स्वीट शॉप से भी बड़ी अपनी जलेबी की शॉप गांव में खोलती है। राधा तो अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाती है, लेकिन किसी की झूठी बातों में आकर अमित ने उसके साथ जो किया उसके लिए अमित को बहुत अफसोस रहता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है जादुई ढोकला। रमेश अपने परिवार के साथ गुजरात के एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही गरीब था और अपने दिन दिन के जीवन के लिए संघर्ष करता था। रमेश के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जहां वे स्थानीय लोगों को सामान बेचते थे, लेकिन उनकी आय बहुत कम थी। विष्णु भाई की दुकान से जो लोग सामान खरीदते थे, उनमें से आधे लोग तो उनमें उधार पर सामान खरीद कर ले जाते थे। विष्णु भाई हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन जब वे उनसे पैसे मांगते थे तो वो लोग उनसे लड़ाई करने लगते थे। एक दिन एक ग्राहक ने आकर कहा, विष्णु भाई, मुझे 10 किलो चावल देना, मैं कल पैसे दे दूंगा। अरे भाई, कल पैसे देने का वादा तो आप हर बार करते हैं, लेकिन पैसे कभी नहीं देते। अरे विष्णु भाई, आपका मुझ पर भरोसा नहीं? मैं आपका पड़ोसी हूँ। भरोसा तो है, लेकिन हमें भी तो पैसों की जरूरत है। आप इस तरह से हर बार उधार पर सामान लेकर जाओगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? पिताजी, आपको ऐसे लोगों को उधार नहीं देना चाहिए। इससे हमारी स्थिति और भी खराब होती जा रही है। बेटा, मैं कैसे किसी को मना कर सकता हूँ? वो लोग हमारे ही गांव के हैं और आज नहीं तो कल हमारे पैसे वो दे ही देंगे। तभी रमेश का छोटा भाई गोलू वहाँ पर आता है। पिताजी, माँ ने घर पर बेसन मंगवाया है, आप मुझे आधा किलो बेसन दे दीजिए। लगता है कि आज माँ घर पर ढोकला बनाने वाली है, तभी तुम्हें दुकान पर बेसन लाने के लिए भेजा है। अगर माँ ने ढोकला बनाया तो खाना खाने में तो मजा आ जाएगा। खाने के बाद खट्टा मीठा ढोकला खाने का मजा ही कुछ और है।
हाँ बेटा, तुम्हारी माँ के हाथों का बना ढोकला तो सबसे स्वादिष्ट होता है। एक बार जो कोई तुम्हारी माँ के हाथों का ढोकला खा ले तो फिर कभी उसके स्वाद को भूल नहीं सकता। रमेश ने अपने छोटे भाई गोलू को आधा किलो बेसन दिया। गोलू बेसन लेकर घर की ओर चल दिया। वो जल्दी से घर पहुंचा और अपनी माँ को बेसन दे दिया। माँ, मैं बेसन ले आया। धन्यवाद बेटा, अच्छा हुआ तुम जल्दी बेसन लेकर आ गए। अब मैं ढोकला बनाने की तैयारी करती हूँ। माँ, मुझे भी ढोकला बनाना सीखना है तुमसे। आज मैं तुम्हें ढोकला बनाते हुए देखूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी से मेरे साथ रसोई में चलो। आज मैं तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट ढोकला बनाना सिखाऊंगी। शारदा गोलू के साथ रसोई में गई और गोलू बहुत ही ध्यान से शारदा को ढोकला बनाते हुए देखने लगा। उसने बेसन, धनिया, मिर्च और अन्य मसालों को मिलाकर ढोकले के मिश्रण को तैयार किया। फिर उसने ढोकले के लिए मोल्ड में मिश्रण भरा और ढोकले को भाप में पकाने के लिए रख दिया। देखना, आज ढोकला बहुत स्वादिष्ट बनेगा। आज तुमने भी मेरे साथ मिलकर ये ढोकला बनाया है ना, तो देखना इसका स्वाद और अच्छा हो गया है। ये ढोकला सबको बहुत पसंद आएगा। गोलू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद घर में ढोकले की सुगंध फैल गई। रमेश, विष्णु भाई और गोलू सभी भूख से तड़प रहे थे। वो ढोकले को खाने के लिए उत्सुक थे। आओ सब लोग, ढोकला तैयार हो गया है, जल्दी आओ और खाओ। अरे वाह वाह माँ, आज तो ढोकले से क्या खुशबू आ रही है। सबने ढोकला खाया और वो ढोकला इतना स्वादिष्ट और नर्म था कि सबके मुंह में जाते ही घुल गया। सबको उसका स्वाद बहुत पसंद आया और सबने उस ढोकले की बहुत तारीफ की। वाह माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम नरम और मुलायम। हाँ शारदा, तुमने तो आज वाकई कमाल कर दिया। इस ढोकले का स्वाद सचमुच जादुई है। माँ, ये ढोकला तो दुनिया का सबसे अच्छा ढोकला है। मैंने आपसे पहले इतना स्वादिष्ट ढोकला कभी भी नहीं खाया। धन्यवाद, मुझे खुशी है कि आपको ये ढोकला इतना पसंद आया। आज इस ढोकले को बनाने में गोलू ने मेरी बहुत मदद की है, तो इसमें थोड़ा अधिक प्यार और दुलार भी मिला है। सबने ढोकला खाया और उसका स्वाद लिया। वो सभी ढोकला खाकर बहुत खुश हुए। शारदा ने बचा हुआ ढोकला अपनी पड़ोस की सहेली निर्मला को भी दे दिया। निर्मला, ये ले, मैंने आज बहुत सारा ढोकला बनाया था। तेरे लिए भी लेकर आई हूँ, घर में सबको खिलाना। धन्यवाद शारदा, तुम्हारे हाथों का ढोकला तो हमेशा से ही स्वादिष्ट होता है। मैं तो घर में सबको खिलाऊंगी। कुछ समय बाद विष्णु भाई की दुकान पर लोगों का उधार बढ़ता ही जा रहा था। विष्णु भाई ने कई ग्राहकों को उधार दिया था, लेकिन अब जब वो उनसे पैसे मांगते थे तो वो उन्हें पैसे नहीं देते थे। अरे विष्णु भाई, जरा 2 किलो चावल तोल देना। हाँ? अरे भाई, तुमने तो मेरे पहले के भी 5,000 रुपए नहीं दिए, वो कब दोगे? पहले मुझे पैसे दो, उसके बाद ही मैं तुमको इस बार चावल दूंगा। अरे विष्णु भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा। मैं कौन सा आपके पैसे लेकर कहीं भागे जा रहा हूँ, बाद में ले लेना। बाद में दूंगा, बाद में दूंगा, ये तो हर कोई कहता है। मुझे अपने होलसेलर को भी तो पैसे देने होते हैं। भाई मैं कुछ नहीं जानता, तुम कृपया करके मुझे मेरे पैसे दे दो। तभी होलसेलर विष्णु भाई की दुकान पर आता है। विष्णु भाई, मैं पिछले महीने के पैसे लेने आया हूँ, मुझको जल्दी से पैसे दे दीजिए। मुझे और भी दुकानों के पास जाना है पैसे लेने। अरे भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे ग्राहकों से पैसे अभी तक मिल नहीं रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझको 1 महीने का समय दे दो तो मैं तुम्हारे पैसे अगले महीने तक चुका दूंगा? नहीं नहीं, और ये मेरी समस्या नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें माल नहीं दूंगा। अरे भैया, लेकिन तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं समझ रहे हो? जब तक मुझको मेरे ग्राहकों से पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं तुम्हारे पैसे कैसे दे पाऊंगा? मैं कुछ नहीं समझने वाला, और वैसे भी सारी की सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें अपने ग्राहकों को इतना सामान उधारी पर देना ही नहीं चाहिए था। अब जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दे देते मैं तुमको और सामान नहीं दूंगा। विष्णु भाई परेशान होकर घर आया। शारदा ने उसे परेशान देखकर पूछा,
क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? शारदा, आज होलसेलर ने मुझको सामान देने से मना कर दिया। क्या? सामान देने से मना कर दिया? लेकिन वो क्यों भला? ग्राहकों की उधारी के कारण होलसेलर को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझको सामान देने से मना कर दिया। ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? बिना सामान की दुकान कैसे चलेगी? शारदा, ग्राहकों की उधारी के कारण मुझको दुकान से फायदा कम और घाटा ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब दुकान बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि दुकान बंद करना ही सही है तो फिर आप ऐसा ही कीजिए, लेकिन एक बात सोचकर मुझे चिंता हो रही है। हाँ? क्या बात शारदा? अगर दुकान बंद हो गई तो घर चलाने के लिए हम क्या काम करेंगे? हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। हाँ, ये भी है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि हम कुछ और व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या फिर मैं नौकरी ढूंढ सकता हूँ। लेकिन नौकरी ढूंढना आसान नहीं है और नए व्यवसाय के लिए पैसे की जरूरत होगी। हमारे पास तो पहले से ही पैसे नहीं हैं। विष्णु भाई और शारदा बहुत चिंतित थे। तभी रमेश और गोलू स्कूल से घर आए। पापा, मम्मी, क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? हाँ पापा, मम्मी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस दुकान से घाटा हो रहा है और हमें दुकान बंद करनी पड़ रही है। और हमें समझ नहीं आ रहा कि दुकान बंद करने के बाद हम आगे कौन सा काम करेंगे। हम ढोकला बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। माँ बहुत ही स्वादिष्ट ढोकला बनाती है और आपकी दुकान में बहुत सारा सामान है जिससे बहुत सारा ढोकला बन सकता है। हम ढोकले की दुकान खोल सकते हैं। हाँ, ये विचार अच्छा है रमेश, लेकिन क्या हमें इससे अच्छी आय होगी? क्या बना बनाया ढोकला लोग लेंगे? हाँ पापा, लोग माँ के हाथ के बनाए ढोकले को जरूर खरीदेंगे। इससे हमारी आय भी अच्छी होगी। हम ढोकले की दुकान खोल सकते हैं और लोगों को स्वादिष्ट ढोकला बेच सकते हैं। ठीक है, ढोकला बनाने का काम कल से ही शुरू करेंगे। रमेश, तुम मेरे साथ दुकान पर चलो, हम दुकान से सारा सामान लेकर आ जाते हैं। पापा, मैं दुकान में जाकर ढोकला बनाने का सामान लेकर आता हूँ। ठीक है बेटे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रमेश और विष्णु भाई दुकान में जाते हैं और ढोकला बनाने का सारा सामान लेकर आते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर शारदा ढोकला बनाने की तैयारी में लग जाती है। रमेश, गोलू, मैं ढोकला बना रही हूँ आज। तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है तो तुम दोनों भी ढोकला बनाने में मेरी मदद करो। चलो जल्दी से आओ। हाँ माँ, अभी हम दोनों तुम्हारी मदद करने के लिए आ ही रहे थे। लाओ, मैं बेसन छान देता हूँ। और मैं पानी और दही लेके आता हूँ। मैं चूल्हे पर पानी उबलने के लिए रख देता हूँ। अच्छा रमेश, तुम बेसन और बाकी सामान निकालो। गोलू, तुम ढोकला के मिश्रण को मिलाओ। तब तक मैं ढोकले के साथ खाने के लिए चटनी बनाने की तैयारी करती हूँ। शारदा ढोकले के साथ खाने के लिए धनिये की हरी चटनी बनाती है और ढोकले के मिश्रण में सब मसाले मिलाकर उसे बर्तन में पकने के लिए भाप में रख देती है। माँ, ढोकला कैसे बन रहा है? अच्छा बन रहा है बेटा, बस थोड़ा और पकाना है। अब हम ढोकले की दुकान खोलने के लिए तैयार है। रमेश, तुम दुकान के बाहर बोर्ड लगा दो, तब तक हम ढोकला लेकर दुकान पर पहुँचते हैं। ठीक है माँ। रमेश अपनी दुकान पर जाकर वहाँ शारदा का जादुई ढोकले का बोर्ड लगा देता है। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, शारदा का जादुई ढोकला, स्वादिष्ट और ताज़ा, केवल 50 रुपए में। ये बोर्ड तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो तीनों मिलकर दुकान पर ढोकला लेकर आते हैं। रमेश ने गोलू और शारदा के साथ मिलकर दुकान के अंदर ढोकला की पैकिंग करना शुरू कर दी थी और विष्णु भाई दुकान के बाहर की सफाई में लगे थे। थोड़ी देर बाद दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। ग्राहक ढोकला का स्वाद लेने के लिए उत्सुक थे। ये ढोकला कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ भैया, हमारा ढोकला बहुत ही स्वादिष्ट है, केवल 50 रुपए में। मैं 5 पैकेट लूँगा। ठीक है सर, आपको 250 रुपए देने होंगे। मैं 10 पैकेट लूंगी। ठीक है दीदी, आपको 500 रुपए देने होंगे। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और ढोकला की बिक्री भी बढ़ती जा रही थी। देखो, हमारा ढोकला सबको कितना पसंद आ रहा है। हाँ, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है।
दिन पर दिन शारदा की जादुई ढोकले की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और ढोकले की बिक्री भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन समोसे वाले की दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगती है। समोसे वाला परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी बिक्री क्यों बंद हो गई? अरे भाई, पहले तो तुम लोग हर रोज मेरी दुकान पर समोसे खाने आते थे, लेकिन अब तो तुम उस ढोकले की दुकान पर ढोकला खाते रहते हो। मेरे हाथ के समोसों को तो तुमने खाने ही छोड़ दिए। क्या बताए भाई, तुम्हारी समोसे से अच्छा अब हमें शारदा बहन के हाथ का ढोकला लगता है, इसलिए हम वही जा रहे हैं। समोसे वाले को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसके मन में शारदा की ढोकले की दुकान के लिए ईर्ष्या होने लगती है। समोसे वाला शारदा के ढोकले की सफलता से परेशान हो जाता है और सोचता है कि कैसे वो अपनी दुकान को फिर से चला सके। मुझे कुछ नया सोचना होगा ताकि मेरी दुकान फिर से चल सके और इस शारदा की ढोकले की दुकान बंद हो जाए। समोसे वाला शारदा की दुकान बंद करने के लिए षड्यंत्र सोचने लगता है। वो सोचता है कि कैसे वो शारदा के ढोकले की सफलता को रोक सकता है। वो एक बाबा के पास जाता है। वो शारदा और ढोकला मेरी दुकान को खराब कर रही हैं। मुझे कुछ ऐसा दे दो जिससे मैं उसे बंद कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें एक ताबीज दूंगा, इससे शारदा की दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन क्या ये ताबीज सचमुच काम करेगा? हाँ, ये ताबीज सचमुच काम करेगा। तुम्हें बस इसे शारदा की दुकान के पास रख देना है। समोसे वाला बाबा को 5,000 रुपए देता है और ताबीज देकर चला जाता है। वो सोचता है कि अब शारदा की दुकान बंद हो जाएगी और उसकी दुकान फिर से चल जाएगी। समोसे वाला उस ताबीज को शारदा की दुकान के पास रख देता है। अगले ही दिन से शारदा का बना स्वादिष्ट ढोकला बेस्वाद हो जाता है। अब किसी को भी शारदा का बनाया हुआ वो ढोकला पसंद नहीं आता। यह कैसा ढोकला है? पहले तो यह स्वादिष्ट होता था, लेकिन अब इसका स्वाद इतना खराब कैसे हो गया? हाँ, आज मुझे भी तुम्हारा ढोकला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसका स्वाद तो बहुत ही बुरा है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो ढोकला उसी तरह से बनाया था जैसे हर रोज बनाती हूँ। ढोकले का स्वाद कैसे खराब हो गया? शारदा हर रोज खूब मन से ढोकला बनाती है, लेकिन उस ताबीज की वजह से हर रोज उस ढोकले का स्वाद खराब हो जाता है, जिस वजह से सब लोग शारदा की दुकान से ढोकला खाना बंद कर देते हैं। जब ग्राहकों को शारदा की दुकान पर स्वादिष्ट ढोकला खाने को नहीं मिलता, तो वो समोसे वाले की दुकान पर समोसे खाने जाने लगते हैं। समोसे वाले की दुकान अच्छी चलने लगती है। क्या हुआ भाई? आखिर मेरी ही दुकान पर तुमको वापस आना पड़ा ना? शारदा की दुकान पर क्या हुआ? क्यों, तुम लोगों ने वहाँ पर जाना बंद कर दिया क्या? उनका ढोकला पहले जैसा स्वादिष्ट नहीं है, उसका स्वाद बहुत ही बेकार हो गया है। वो लोग पहले जैसा ढोकला बनाते थे ना, अब उनका ढोकला वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शारदा और उसके परिवार को समझ नहीं आता कि उनके बनाए हुए अच्छे ढोकले का स्वाद हर रोज खराब कैसे होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो ढोकले बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से बनाया, अच्छे बेसन और अच्छा मसाला का इस्तेमाल किया, लेकिन हर रोज की तरह आज भी ढोकले का स्वाद खराब हो गया। पता नहीं हमारे साथ ये क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ढोकले पर कोई जादू करवा दिया है। तभी शारदा की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आती है जो बहुत भूखी थी। वो शारदा से कुछ खाने को मांगती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? माँ जी, मेरी दुकान पर तो सिर्फ ढोकला है, लेकिन इसका स्वाद बहुत खराब हो गया है, मैं ये आपको खाने को नहीं दे सकती। लेकिन बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं वहाँ आपको भोजन खिलाती हूँ। धन्यवाद बेटी। शारदा बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाती है और उसे अच्छा खाना खिलाती है। बूढ़ी औरत को शारदा का खाना बहुत पसंद आता है। बेटी, तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारी दुकान पर क्या समस्या है? हमें नहीं पता माँ जी, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी,
लेकिन फिर भी ढोकले का स्वाद खराब हो गया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, मुझे ध्यान में जाकर देखने दो कि आखिर समस्या क्या हुई है। बूढ़ी औरत ध्यान में जाकर देखती है और उसे पता चलता है कि समोसे वाले ने शारदा की दुकान के पास जो तावीज रखा था, उसी की वजह से उसके ढोकले का स्वाद खराब हो गया है। शारदा, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे ढोकले का स्वाद क्यों खराब हो रहा है। क्या सच में आपको पता चल गया? बताइए माँ जी, हमारे ढोकले का स्वाद आखिर क्यों खराब हो गया है? समोसे वाले ने तुम्हारी दुकान के पास एक तावीज रखा है जो तुम्हारे ढोकले के स्वाद को खराब कर रहा है। हाँ? क्या? तो इसका मतलब ये सब उस समोसे वाले का किया धरा है। लेकिन अब सब कुछ ठीक कैसे होगा? उस ताबीज का असर खत्म कैसे होगा और हमारे ढोकले का स्वाद फिर से अच्छा कैसे हो पाएगा? अगर हम उस ताबीज को ढूंढकर फेंक दें तो क्या उसका असर खत्म हो जाएगा? नहीं बेटा, उस ताबीज को फेंकने से कुछ असर खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकती हूँ जिससे तुम्हारे ढोकले का स्वाद फिर से पहले जैसा हो जाएगा और कोई भी बाहर का जादू फिर कभी तुम्हारे ढोकले का स्वाद खराब नहीं कर पाएगा। क्या बूढ़ी काकी? मैं तुम्हें एक जादुई मसाला दूंगी। तुम ढोकला बनाते हुए उस मसाले को ढोकले के मिश्रण में मिला देना, तो तुम्हारे ढोकले का स्वाद इतना अच्छा हो जाएगा कि लोग बार बार उसे खाने के लिए तुम्हारी दुकान पर आएंगे और उस तावीज का जादू तुम्हारे ढोकले पर काम नहीं कर पाएगा। बूढ़ी काकी शारदा को एक छोटी सी पुड़िया थमाती है। शारदा, ये जादुई मसाला है, इसे अपने ढोकले में मिलाओगी तो तुम्हारे ढोकले का स्वाद 2 गुना हो जाएगा। धन्यवाद माँ जी, आपकी मदद से मेरी दुकान फिर से चल जाएगी। ये तो बस एक छोटी सी मदद है बेटी, तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हारी दुकान को चलाएगी। बूढ़ी काकी शारदा को आशीर्वाद देती है, तुम्हारी दुकान हमेशा चले और तुम्हारे ढोकले का स्वाद हमेशा अच्छा हो। धन्यवाद माँ जी। बूढ़ी काकी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शारदा ढोकला बनाते हुए उस जादुई मसाले को ढोकले के मिश्रण में मिला देती है। आज मैं इस जादुई मसाले का उपयोग करूँगी और देखूंगी क्या होता है। शारदा ढोकला बनाकर उन्हें दुकान पर रख देती है। ग्राहक आते हैं और ढोकले का स्वाद लेते हैं। वाह, ये ढोकला तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने पहले कभी भी ऐसा स्वादिष्ट ढोकला नहीं खाया। शारदा की दुकान पर फिर से ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। समोसे वाला शारदा की दुकान के बाहर खड़े होकर देखता है कि ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई है। वो सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो शारदा की दुकान को खराब करने के लिए ताबीज रखा था, लेकिन अब तो उसकी दुकान फिर से चल रही है। वो सोचता है कि शारदा ने क्या किया होगा जिससे उसकी दुकान फिर से चल पड़ी और उसके तावीज का असर खत्म कैसे हो गया। समोसे वाला शारदा की दुकान पर नजर रखनी शुरू कर देता है। वो देखता है कि शारदा अपने ढोकले के मिश्रण में एक जादुई मसाला मिला रही है जो सोने की तरह चमक रहा है। ये कैसा मसाला है? लगता है इसी मसाले से शारदा के ढोकलों का स्वाद फिर से अच्छा हो गया है और उसकी ग्राहकी और 4 गुना बढ़ गई है। वो मौका देखकर उस जादुई मसाले को चुरा लेता है और उसे अपने समोसे के मिश्रण में मिला देता है। अब मैं शारदा को पीछे छोड़ दूंगा, मेरे समोसों का स्वाद उसके ढोकलों से भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन समोसे वाला ये नहीं जानता था कि बूढ़ी औरत ने शारदा को उस जादुई मसाले के साथ एक चेतावनी भी दी थी। बूढ़ी औरत ने कहा था, ये जादुई मसाला केवल तुम्हारे लिए है, अगर कोई और इसका उपयोग करता है तो वो उसके लिए ये मसाला उल्टा काम करेगा। समोसे वाले को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वो इस मसाले को अपने समोसे के मसाले में मिला देता है और अपने समोसे को बेचना शुरू कर देता है। लेकिन जल्द ही उसके समोसे का स्वाद बिगड़ जाता है और ग्राहकों को उल्टी होने लगती है। ये क्या हो रहा है?
मैंने तो उसी जादुई मसाले का उपयोग किया जो शारदा ने किया था। इस तरह शारदा की ईमानदारी और मेहनत उसे सफलता के शिखर पर पहुंचाती है, जबकि समोसे वाला अपनी बेईमानी के कारण बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।